नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जो है क्रिया पढ़ रहे हैं, क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा, क्रिया का अर्थ, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और ये जो क्लास है, ये क्लास जो है व्याकरण के लिए है। सामान्य हिंदी मतलब टीजीटी पीजीटी, सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट एस्टेट सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। बिहार शिक्षक भर्ती सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, व्याकरण की है। ये व्याकरण की तीसरी क्लास है। इसके पहले ये क्रिया की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, आप चाहें तो इस चैनल पर देख सकते हैं। संयुक्त क्रिया के भेदों की चर्चा हो गई थी। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं, इसकी चर्चा हम सभी कर चुके थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। आगे हम सभी देखेंगे जो है ये आवश्यकता बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। पिछली क्लास में जो हुई थी क्लास, उसमें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हम लोगों ने देखा था। अब आज जो इस क्लास में देखेंगे, आज की क्लास हमारी सहायक क्रिया से होगी। सहायक क्रिया के बारे में समझते हैं। देखिए, सहायक क्रिया जो है, जैसे इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जो सहायक क्रिया होती है, ये मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट करते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, वह खाता है, वह खाता है, तो वह तो करता हो गया। खाना जो है ये मुख्य क्रिया हो गई, और ये है, था, थी, थे, ये सभी क्या होते हैं? सहायक क्रिया होती है। तो वही है। तो हम देखेंगे कि जैसे कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। काल का मतलब होता है समय। अगर हम इसमें हेर फेर करेंगे तो वो क्रिया का जो समय है वो बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझना चाहें, वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वे सुन रहे थे। इसमें खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रिया है, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया है, क्योंकि वो क्या करता है? खाता है। जो है, हुए हैं, था है, थे है, ये सभी क्या है? सहायक क्रिया है। लेकिन जगे, खाना, पढ़ना, सुनना, ये सभी जो है मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें ये देख लीजिए, जैसे है, था, हुए, थे, रहे, सहायक क्रिया हैं। वे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। जैसे वह खाता, अगर है नहीं करेंगे तो वाक्य हमारा पूरा नहीं होगा, क्रिया हमारी पूरी नहीं होगी, मुख्य क्रिया। तो वह खाता है, ठीक है। इस तरह से मुख्य क्रिया को कंप्लीट करती हैं जो है सहायक क्रिया। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे सहायक क्रिया क्या है। अगला हम सभी देखेंगे नाम बोधक क्रिया पढ़ेंगे। नाम बोधक क्रिया पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया है ना, भस्म करना। विशेषण प्लस क्रिया, जैसे दुखी होना, दुखी विशेषण हो गया, होना क्रिया हो गई। निराश होना, है ना। दृष्टव्य, ध्यान देंगे, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। नाम बोधक जो क्रिया है ये संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रियाएं 2 क्रियाओं के योग से बनती हैं, और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। ये प्रश्न बन भी सकता है कि संज्ञा और विशेषण के मेल से कौन सी क्रिया बनती है, तो वो है नाम बोधक क्रिया है। और 2 क्रियाओं के योग से कौन सी क्रिया बनती है, तो वो संयुक्त क्रिया। आगे हम सभी देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब होता है, काल माने समय, पूर्व माने पहले। पूर्व जो है पहले किया हुआ, है ना, पहले की हुई क्रिया। परिभाषा देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो उसने पहले क्या किया? नहाकर। पूर्व की क्रिया क्या किया? उन्होंने नहाया।
फिर उन्होंने भोजन किया। तो ये नहाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया हमारी कहलाएगी। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, स्पष्ट हो गया। क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। दूसरा है क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी संज्ञा की तरह जब क्रिया जो है संज्ञा की तरह व्यवहार में आए। जैसे स्वास्थ्य के लिए टहलना अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। अब देखेंगे हम सभी वाइज देखेंगे, वाच्य देखेंगे, है ना। वाच्य पढ़ेंगे। क्रिया हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार होंगे या भाव के अनुसार। या तो जो है क्रिया के लिंग, वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे या तो दूसरा कर्म के अनुसार होंगे या तो भाव के अनुसार। तीन ही है, तीन के अनुसार होंगे, है ना। वाच्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखते हैं वाच्य के प्रयोग। इसके बाद हम देखेंगे वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है तो कभी कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होकर के एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है। ये ही प्रयोग है। अतः प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भाव प्रयोग। जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लोग कहते हैं, है ना, पढ़ते हैं। तो ये हम सभी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, उस पुस्तक से पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो इतना ध्यान रखिए हम किस पुस्तक से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है कि जैसे कर्तवाच्य है ना, कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। अब इसे हम एक एक करके देखेंगे, यानी कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये इसी की बात हो रही है। कर्तरि प्रयोग में देखेंगे जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होंगे तब कर्तरि प्रयोग होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्म देखेंगे, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो पढ़ रहा है कौन? मोहन पढ़ रहा है, कर्ता का प्रयोग हुआ। आगे कर्माणि देखें, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हों, किसके अनुसार? कर्म के, तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, सीता ने क्या लिखा? पत्र लिखा। किस पे जोर दिया जा रहा है? पत्र पर, कर्म पर, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, तीसरा देखेंगे भाव, तीसरा देखेंगे भावे प्रयोगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना हो करके एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाव प्रकट हो रहा है। आगे देखेंगे वाच्य के भेद। अब हम यहाँ आ गए वाच्य के भेद। तो वाच्य, उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर वाच्य के कितने भेद बताए गए हैं? तीन बताए गए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखेंगे एक एक करके। पहले कर्तवाच्य देखेंगे। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, कर्ता का की प्रधानता हो। कर्म में देखेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना हो करके कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। कैसे परिवर्तित हुई हैं? पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा जाता है नहीं, पढ़ी जाती है ना, इसके अनुसार क्रिया बदल गई है। आगे देखेंगे कर्मवाच्य का प्रयोग। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है, लिखना गलत होगा, ठीक है। हाँ, निषेध के अर्थ में यह जो है लिखा जा सकता है। मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता,
आगे देखेंगे भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। आगे देखेंगे इसमें जो है यहाँ यह दृष्टव्य है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जो कर्तवाच्य है सबसे पहले जो हम लोगों ने किया, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन सा वाच्य ऐसा है जिसमें सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं? तो कर्तवाच्य है। सकर्मक क्रिया किसमें? कर्मवाच्य में सकर्मक है ना, क्योंकि कर्म ही प्रधान है इसमें, और अकर्मक भाववाच्य में। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ तो ये अब हम सभी देखेंगे ये काल है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जो है नाम बोधक क्रिया के बारे में देखा है ना, नाम बोधक क्रिया के बारे में देखा। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने देखा था जो है सहायक क्रिया को हम लोगों ने देखा है ना। सहायक क्रिया क्या है? ये मुख्य क्रिया है, था, रहे, ये सभी जो है सहायक क्रिया है। वह कर्ता हो गया, तुम सर्वनाम हो गया। आगे हम सभी देखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने देखा नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया में जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को देखा कि एक क्रिया करने के पहले बाद दूसरी क्रिया, जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाया फिर भोजन किया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्रियार्थक क्रिया देखेंगे, जैसे जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वहाँ क्रियार्थक, जैसे टहलना है ना, क्रिया संज्ञा के रूप में आए तो ये टहलना संज्ञा के रूप में आया है कि नहीं आया है ना। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। अब हम लोगों ने वाच्य देखा, क्रिया कंप्लीट हो गई। वाच्य के प्रयोग को देखा हम लोगों ने, तो 3 प्रकार से कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भाव प्रयोग, इन सबको देखा और इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा? वाच्य देखा। वाच्य के भेद हम लोगों ने देखा वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन सभी को हम लोगों ने देखा। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं है ना। और ये अगली क्लास में हम सभी देखेंगे काल से भी प्रश्न बनते हैं। जो है काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन सभी को हम सभी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इनके भी अपने अपने भेद हैं और किसमें क्या है ये सभी हम सभी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और ये क्लास सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, और जिसमें वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है। तो इस बुक से जो भी उदाहरण पढ़ रहे हैं, जो भी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप सभी समझदार हैं, जान ही रहे हैं। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे। अगर ये क्लास किसी कारण बस आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके प्रेम और सहयोग की, सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद।